नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर और दक्षिण कोरिया में अपदस्थ राष्ट्रपति को लेकर तनातनी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। चीन द्वारा होतान प्रांत में 2 नई काउंटी बनाने का भारत ने किया कड़ा विरोध, बताया लद्दाख का हिस्सा। विदेश मंत्रालय ने कहा नए काउंटी के गठन से भारत के रुख में नहीं आएगा कोई बदलाव। भारत ने तिब्बत में जल विद्युत बांध बनाने की चीन की योजना को लेकर दर्ज कराया कड़ा विरोध, कहा चीन सुनिश्चित करे कि उनकी योजना से निचले देशों के हितों को न पहुंचे नुकसान। जांगबो नदी तिब्बत से ब्रह्मपुत्र के रूप में भारत में करती है प्रवेश। दक्षिण कोरिया में अपदस्थ राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने गई पुलिस खाली हाथ वापस लौटी। समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच हल्की झड़प, जांचकर्ताओं के साथ सहयोग नहीं करने पर अदालत ने जारी किया था वारंट। जर्मनी और फ्रांस के विदेश मंत्रियों का सीरिया दौरा, अंतरिम सरकार के मुखिया अहमद अल शरा से की मुलाकात, सीरिया के साथ नए रिश्ते बनाने की वकालत। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण कर लेंगे और उससे पहले ही अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तकरार और बढ़ गई है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग चीनी ड्रोन के पर कतरने पर विचार कर रहा है। इस प्रतिबंध के विचार के पीछे अमेरिका की सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर और बढ़ सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद से ही अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनातनी और बढ़ गई है। दरअसल ये टकराव नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद तेज हो गया जिसमें उन्होंने चीनी आयात पर 60% टैरिफ लगाने का विचार व्यक्त किया था। अब अमेरिकी वाणिज्य विभाग चीनी ड्रोन के पर कतरने पर विचार कर रहा है। चीनी ड्रोन पर प्रतिबंधों की घोषणा के पीछे अमेरिका की सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया गया है। अमेरिका में कमर्शियल ड्रोन का बड़ा हिस्सा चीन से आता है। विभाग ने संभावित नियमों पर आगामी 4 मार्च तक सार्वजनिक सुझाव मांगे हैं। इसमें कहा गया है कि चीन और रूस जैसे विरोधियों को ये उपकरण हेर फेर करने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं, जिससे संवेदनशील डेटा के लीक होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। हालांकि 20 जनवरी को ट्रंप राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे और इस पर फैसला उनके प्रशासन को ही लेना होगा। इस बीच चीन ने कहा है कि अमेरिका के इस ऐलान पर सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। 2022 में अमेरिका ने विश्व की सबसे बड़ी ड्रोन निर्माता चीनी कंपनी DJI को चीनी सैन्य कंपनी बताया था। कंपनी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए रक्षा विभाग पर मुकदमा ठोकने की बात कही थी। वाशिंगटन ने पिछले साल भी चीनी ड्रोन पर नकेल कसने के लिए कई कदम उठाए थे। इससे पहले चीन ने 10 अमेरिकी कंपनियों को अविश्वसनीय संस्थाओं की सूची में डाल दिया है। इन कंपनियों में लॉकहीड मार्टिन मिसाइल्स एंड फायर कंट्रोल, लॉकहीड मार्टिन एरोनॉटिक्स और लॉकहीड मार्टिन मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेशन लैब शामिल हैं। ये कंपनियां चीन में आयात, निर्यात या नए निवेश नहीं कर पाएंगी। इनके वरिष्ठ प्रबंधकों को देश में आने की अनुमति भी नहीं होगी। आरोप है कि इन कंपनियों ने ताइवान को हथियार बेचे थे। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। कंपनियां चीन के कड़े विरोध के बावजूद हाल के वर्षों में ताइवान क्षेत्र में हथियारों की बिक्री में लगी हुई हैं। वाशिंगटन ताइवान को राजनयिक रूप से मान्यता नहीं देता है, लेकिन ये उसका रणनीतिक सहयोगी और सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है। पिछले दिसंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताइवान को $571.3 मिलियन का रक्षा समर्थन देने में सहमति जताई थी।
हर्षवर्धन पंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं वो यही है कि चीन के ड्रोन से अमेरिका इतना क्यों घबराया हुआ है? देखिए, इसके दो कारण हैं। एक तो ड्रोन की जो तकनीक है वो अपने आप में इस समय बैटलफील्ड जो लैंडस्केप है वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज हैं कंट्रीज की, उसको डिटरमिन कर रही है। हमने जितने भी हाल के दौरान युद्ध देखे हैं उसमें ड्रोन की तकनीक बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका बैटलफील्ड पर निभा रही है। तो उसको देखते हुए स्वाभाविक है कि ड्रोन की तकनीक के बीच में अगर दो बड़ी शक्तियां हैं उनमें आपस में तकरार होगी। लेकिन ये ड्रोन की तकनीक से बड़ा मुद्दा है जहां तक अमेरिका का सवाल है। अमेरिका ये नहीं चाहता कि जो इमर्जिंग टेक है, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, वो उसमें चीन आगे निकल जाए या उसमें चीन अमेरिका के लिए खतरा बन जाए। और इसके लिए एक घेराबंदी करने की तैयारी काफी समय से चल रही है और मुझे लगता है ये उसी का एक और उदाहरण है। हमने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान देखा कि चीन और अमेरिका के बीच काफ़ी व्यापारिक तनातनी रही, लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, क्योंकि उनके जो पिछला उनका प्रशासन था उस दौरान हमने काफ़ी व्यापारिक तनातनी चीन और अमेरिका के बीच देखी थी। ऐसे में क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि ट्रंप की ओर से ये भी घोषणा की गई है कि वो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे चीन के सामानों के ऊपर, तो आने वाले समय में किस तरह का रहेगा ये ट्रेड वॉर, और बढ़ेगी क्या? देखिए, इसकी संभावना तो बिल्कुल है कि ये ट्रेड वॉर और ज़्यादा बढ़ेगी। और ट्रंप ने जिस तरह से अपने पूरे कैंपेन में चीन को टारगेट किया और एक तरह से चीन को मुद्दा बनाया, पहली अगर आप उनका पहला कार्यकाल देखें और दूसरे कार्यकाल के लिए जो उन्होंने कैंपेन चलाई उसमें उन्होंने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया। पहले कार्यकाल में उन्होंने एक तरह से पूरा जो नैरेटिव था चीन को लेकर अमेरिका में और पश्चिमी देशों में वो बदल दिया, जब उन्होंने एक बहुत कड़ा रुख अपनाया चीन के खिलाफ। और ये बात उन्होंने स्पष्ट करी कि जब तक चीन एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देता दूसरी इकोनॉमीज को, तब तक चीन को हम एक स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर के तौर पर देखेंगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ टैरिफ वॉर्स हमने देखे, तकनीक पर रिस्ट्रिक्शंस देखे, बल्कि एक जो सामरिक समीकरण बने उसमें चीन अलग थलग पड़ता गया। तो ये बड़ा स्वाभाविक है कि जब बाइडेन आए तो उन्होंने वो सारी जो चीजें थी उसको आगे बढ़ाया और एक तरह से उसको एक्सेलरेट किया। अब जब ट्रंप वापस आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो कह चुके हैं कि चीन सबसे बड़ा उनका टारगेट होगा। 200% तक उन्होंने टैरिफ्स की बात करी है, जो कि एक काफी अप्रत्याशित, अगर वो लगाते हैं टैरिफ्स तो होंगे। लेकिन ये जरूर है कि ट्रेड और टेक्नोलॉजी ये दो ऐसे एरियाज हैं जहां पर ट्रंप जरूर चीन के साथ तनातनी की जो सिचुएशन है उसको आगे बढ़ाएंगे। चीन के रुख को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ताइवान के मामले को लेकर के चीन ने कई अमेरिकी डिफेंस कंपनियां हैं उन पर प्रतिबंध लगाया। साथ ही साथ हाल में हमने देखा कि चीन ने कुछ धातुओं का जो निर्यात है वो बंद कर दिया अमेरिका के लिए, ये कहते हुए कि अमेरिका में इसको रक्षा उत्पादन में यूज किया जाता है। तो चीन के रुख को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, चीन ने एक दो तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं। एक जिसका आपने जिक्र किया कि उन्होंने ये कोशिश करी कि वो ये दिखाएं कि वो भी एक उभरती हुई शक्ति है और वो भी एक्शन ले सकते हैं। अगर अमेरिका सैंक्शंस लगाएगा तो चीन भी कुछ कंपनीज को टारगेट कर सकता है और चीन भी अमेरिका के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। कुछ ऐसे एरियाज में, कुछ ऐसे पार्टनरशिप्स के साथ, चाहे वो जापान हो, ताइवान हो, ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ कोरिया हो, जहां पर काफी टारगेटेड एक ट्रेड कैंपेन चीन की तरफ से चला है। दूसरी तरफ चीन ने ये भी कोशिश करी है, और खासकर जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने की संभावना बढ़ी अमेरिका में, तब से चीन ने ये भी कोशिश करी कि वो एक तरह से कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड भी दिखाएं। तो कई बार ऐसा हुआ है कि जो आखिरी का साल रहा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें काफी मुद्दों पर चीन ने कोशिश करी कि वो दिखाएं कि वो भी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार है और नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठने को तैयार है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही तरीके से वो एसेस करना चाह रहे हैं कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति आगे क्या होगी। और खासकर ट्रंप के मामले में, क्योंकि ट्रंप अपने आप में एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी को काफी बढ़ावा देते हैं और वो ये मानते हैं कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक अच्छी नेगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी है। तो उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को कैसे हैंडल चीन करेगा, ये मुझे लगता है अपने आप में देखने वाली बात है।
इसमें अगर आपसे हम ये जानना चाहें कि नुकसान किसका होगा, फायदा किसका होगा, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच में व्यापार को हम देखें तो करीब 60,000 करोड़ का डॉलर का वहां पर व्यापार है। किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, इसमें दोनों ही पक्षों का नुकसान होगा, और खासकर जो अमेरिका है वहां पर, क्योंकि एक ये बात मानी जा रही थी काफी समय से कि जो अमेरिकन कंज्यूमर है वो, उसको इतनी आदत हो गई है चीन के प्रोडक्ट्स की जो सस्ते मिलते हैं कि वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझे लगता है जो एक काउंटर नैरेटिव उसका जो चल रहा है कि अगर चीन नहीं सप्लाई करता है कुछ प्रोडक्ट्स, तो क्या वहां पर अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ होगी? क्या अमेरिका अपने आप को वापस से एक मैन्युफैक्चरिंग पावर के तौर पर स्टैब्लिश कर पाएगा? ये मुझे लगता है जो एक्चुअल इसके कॉन्सिक्वेंस हैं वो तब पता लगेंगे जब अमेरिका अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को खो चुका है उसको वापस से गेन कर पाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में दोनों को लॉसेस होंगे, और दोनों इस बात को मान रहे हैं कि दोनों को लॉसेस होंगे। खासकर अमेरिका और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ओपनली कहा है कि उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि शॉर्ट टर्म लॉसेस हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज अगर प्रेजेंट की पॉलिसी चलती रही तो उससे भी ज्यादा बुरे परिणाम इसके हो सकते हैं। और चीन के ऊपर ओवर डिपेंडेंस होना अपने आप में एक प्रॉब्लम है, जिसको कि लेकर दुनिया भर में एक तरह से माहौल बना हुआ है। और भारत जैसा देश भी ये चाह रहा है कि जो डिपेंडेंस है, चाहे वो ट्रेड और टेक्नोलॉजी की हो या दूसरी किस्म की, वो कम हो। चीन एक ऐसे देश के रूप में खड़ा होने की कोशिश कर रहा है जिसका पॉलिटिकल ट्रस्ट बहुत कम है। और मुझे लगता है पॉलिटिकल ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आजकल इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशनशिप्स में। और इससे अगर हम व्यापार से थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ताइवान का फैक्टर, अगर दोनों देशों के संबंधों को हम देखें तो ताइवान का एक फैक्टर है जिसके कारण तनाव रहता है, और जब ट्रंप शासन में आ जाएंगे तो ये फैक्टर कितना असर डालेगा दोनों देशों के संबंधों में? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि क्या ट्रंप सामरिक इश्यूज पर भी उतनी ही कड़े तरीके से आगे बढ़ेंगे जैसे कि बाइडेन बढ़े हैं। क्योंकि ट्रंप ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज पर चीन को आड़े हाथों लेने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कोई बहुत खास एक इंटरेस्ट था ताइवान में अपने समय में नहीं दिखाया था। हालांकि उन्होंने ताइवान को लेकर कोई नेगेटिव बात भी नहीं करी, लेकिन उन्होंने ये बात बार बार कही कि ताइवान को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी सिक्योरिटी की लेनी चाहिए, और उनसे उसका मतलब था कि ताइवान ज्यादा सामान खरीदे, वेपन्स खरीदे अमेरिका से। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले 4 सालों में ताइवान को बहुत ज्यादा एड दी है, ताइवान को बहुत ज्यादा वेपन सिस्टम्स दिए हैं, ताइवान को क्रेडिबल पावर के तौर पर खड़ा करने की कोशिश करी है। ट्रंप क्या उसको आगे बढ़ाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और चीन इस बात को मान रहा है कि आगे आने वाला समय ताइवान स्ट्रेट्स में, चीन ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि आगे आने वाला समय ताइवान स्ट्रेट्स में काफी खतरनाक हो सकता है, और इसके लिए चीन पूरी तैयारी कर रहा है। वो बार बार एक्सरसाइजेस करता है, बार बार दबाव बनाता है ताइवान के ऊपर कि देखो हम अगर हमारे साथ एक प्रोडक्टिव एंगेजमेंट नहीं रखोगे तो अमेरिका आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। तो मुझे लगता है वो जो एक माहौल बना उससे ताइवान में भी चीन के खिलाफ एक नेगेटिव परसेप्शन और बढ़ गया। और चीन को इस समय जिस तरह की चीन की एक समय पॉपुलैरिटी ताइवान में हुआ करती थी, जबकि ट्रेडिंग और इकोनॉमिक पार्टनरशिप दोनों के बीच में एक सेंट्रल पैराडाइम थी, वो अब नहीं होकर एक नेगेटिव फोर्स के तौर पर मेजॉरिटी ऑफ द ताइवानीज जो है वो देखते हैं चीन को, जो चीन के लिए एक अच्छी खबर नहीं। हर्षवर्धन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर हम चलते हैं। दक्षिण कोरिया में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मार्शल लॉ लगाने के कारण अपदस्थ राष्ट्रपति यून सुक योल की गिरफ्तारी के लिए पहुंची एजेंसी CIO की योल समर्थकों और राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के साथ झड़प हो गई। दरअसल सोल की एक अदालत ने मंगलवार को अपदस्थ राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी यून की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना के जवानों पर है। ये रिपोर्ट देखिए।
6 घंटे के मार्शल लॉ के आरोपी दक्षिण कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति योन सुक योल की गिरफ्तारी के लिए चली करीब 6 घंटे की मशक्कत नाकाम रही। बड़े अधिकारियों के घोटाले की जांच के लिए बनी एजेंसी CIO की टीम और पुलिसकर्मी शुक्रवार की सुबह योन के आवास पर पहुंचे तो उन्हें कई स्तरों पर विरोध का सामना करना पड़ा। टीम की पहले आवास के बाहर यून के समर्थकों से भिड़ंत हुई, फिर परिसर में मौजूद सेना की टुकड़ी ने उनका रास्ता रोका और अंत में राष्ट्रपति के करीब 200 गार्ड्स दीवार बनकर खड़े हो गए। घंटों दोनों पक्षों के बीच रस्साकशी चलती रही। नौबत हिंसक झड़प तक पहुंच गई, लिहाजा CIO की टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा। जांच अधिकारी ने कहा कि यून को कानूनी प्रक्रिया में जांच एजेंसी की मदद करनी चाहिए। घटना स्थल पर मौजूद टीम की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। देश पर मार्शल लॉ थोपने के आरोप में यून के खिलाफ महाभियोग चलाकर अपदस्थ कर दिया गया है। मामले को लेकर जांचकर्ताओं के साथ सहयोग न करने के आरोप में सियोल की एक अदालत ने मंगलवार को उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ये वारंट 6 जनवरी तक मान्य है। अगर पुलिस तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो फिर से वारंट लेना पड़ेगा। वहीं UN के वकील ने गिरफ्तारी के प्रयास को अवैध बताया। बता दें कि दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी योन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना के जवानों पर है। दरअसल पिछले महीने 3 दिसंबर की देर रात तत्कालीन राष्ट्रपति योल ने अचानक मार्शल लॉ लागू कर दिया। पूरे देश में इसके खिलाफ भारी गुस्सा फूट पड़ा। विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक लामबंद हो गया। मजबूरन उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन इसके साथ ही यून का राजनीतिक भविष्य भी तय हो गया। उनके खिलाफ महाभियोग चला और पद से हाथ धोना पड़ा और प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन जल्द ही उनकी कुर्सी भी चली गई। हान डाक-सू पर महाभियोग को आगे बढ़ाने में अड़चन डालने का आरोप लगा। दरअसल संसद से महाभियोग पारित होने के बाद मामला उच्च अदालत में जाता है। विपक्ष ने कार्यवाहक राष्ट्रपति पर जजों की नियुक्ति में देरी का आरोप लगाया। अब वित्त मंत्री को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। यून ने अंतिम सांस तक लड़ने का संकल्प दोहराया है। यही उनके समर्थकों को पुलिस से भिड़ने की ताकत दे रहा है। लेकिन सवाल है कि कितनी देर तक। हर्षवर्धन पंत हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस मामले पर। हर्षवर्धन जी, अगर हम दक्षिण कोरिया की बात करें तो इस स्थिति को, जिस तरह की वहां पर स्थिति बनी हुई है, हमारे दर्शकों को समझाइए कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है और क्या कुछ ये स्थिति है। देखिए, जब से एक्स प्रेसिडेंट यून ने मार्शल लॉ लगाया, उसके बाद उनको रिजाइन करना पड़ा और उसके बाद वहाँ पर एक उनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस हुआ और उनको इम्पीच कर दिया गया। उसके बाद से जो प्रक्रिया लगातार चल रही है कि ऑपोजिशन ने फोर्सफुली यून को हटाया, उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई और यून ने उसको इस्तेमाल करके एक तरह से अपने लिए एक सुरक्षा कवच बना लिया। उन्होंने ये कहा कि मुझे टारगेट किया जा रहा है और अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको उन्होंने एक तरह से इंसरेक्शन के लिए उत्साहित किया है कि आप मुझे प्रोटेक्ट करो, क्योंकि मेरा प्रोटेक्शन साउथ कोरिया का प्रोटेक्शन है, नहीं तो नॉर्थ कोरिया से जो सपोर्टेड लोग हैं वो एक तरह से साउथ कोरिया को और मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हमने जो आज जो घटनाक्रम हुआ उसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उनको अरेस्ट करने गई और वो अरेस्ट नहीं कर पाई क्योंकि वहां पर इतना बड़ा प्रदर्शन था और इतने एक तरह से वायलेंस होने की संभावना थी। तो अपनी सुरक्षा के मद्देनजर उनको वहां से जाना पड़ा। तो जो एक उथल पुथल मची हुई है पिछले कुछ महीनों में, हमने देखा किस तरह से तीसरे वहां पर तीसरे प्रेसिडेंट बने हुए हैं और कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं और उनको दूसरे जो बने थे उनको भी इम्पीच कर दिया गया। तो कहीं पर इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स जिस तरह से होता है और एक तरह से बड़ी अभूतपूर्व घटनाक्रम है कि साउथ कोरिया जैसा देश जहां पर काफी समय तक ये माना जा रहा था कि डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो स्टेबल हो गया है और वहां पर अब इस तरह की घटनाएं जो एक समय हुआ करती थी वो अब नहीं होंगी। जहां पर कूज और काउंटर कूज हुआ करते थे वहां पर वो फिर, लेकिन जो यून ने किया और उसके बाद से जो हो रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है साउथ कोरियन स्टेट की वो काम नहीं कर रही है और
इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स हमको दिख रहा है, ये अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि साउथ कोरिया हिंद प्रशांत में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टर है, और अगर वहां पर इंस्टेबिलिटी बनती है तो उस इंस्टेबिलिटी का फायदा बाकी जो देश हैं जो इंस्टेबिलिटी चाहते हैं हिंद प्रशांत में, उनके लिए अच्छी खबर। इस सिस्टम को हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि योल को महाभियोग लगा के उनको पद से हटा दिया गया, लेकिन अभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है उसके पास वो मामला जाएगा, वहाँ पर अगर वो पास हो जाता है तब जाके इनको राष्ट्रपति भवन से इन जगहों से हटाया जाएगा। ये किस तरह का सिस्टम है, इसको हम समझना चाहेंगे। जी, वो कई लेवल्स हैं इसको अपील करने के। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इम्पीचमेंट प्रोसेस पार्लियामेंट में हो गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जजमेंट आना बाकी है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन उसका वो फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उनके पास उतना समय भी है जब वो ये कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनली मैं अभी भी खड़ा हुआ हूं और मैं लड़ रहा हूं। और मुझे लगता है उसका फायदा उनको उनके समर्थन में जो लोग खड़े हैं वो उनको दे रहे हैं, और जिस तरह का नैरेटिव वो प्रोपोगेट कर रहे हैं कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, और ये नॉर्थ कोरियन एजेंट्स हैं जो साउथ कोरिया को टारगेट कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है वहां पर एक तरह से नेशनलिस्ट रिसर्जेंस उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है उसमें हो रही है। हालांकि बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी नहीं है और बहुत ज्यादा सपोर्टर्स नहीं है, लेकिन अगर आप ये देखें कि किस तरह से एक छोटा सा एक ग्रुप, वो भी इतना इफेक्टिवली जो उस पूरे देश की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसको काम नहीं करने दे रहा है। वहां पर ये बताया जा रहा है कि उनके पास वेपन्स थे जब वो गए, और काफी वो एग्रेसिव थे वहां पर जाकर, तो वो सारे जो ऑफिसर्स थे वो लौट आए, उनको उन्होंने अरेस्ट नहीं किया ही उनको। तो ये मुझे लगता है अपने आप में अप्रत्याशित स्थिति साउथ कोरिया में बनी हुई है, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डिसाइड नहीं करता है तब तक इनके पास ये स्पेस अवेलेबल है ये उनके पास कि वो ये आर्ग्यू करते रहेंगे कि मुझे टारगेट किया। हर्षवर्धन जी, यहाँ पर एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा, जो आपने पहले जवाब दिया था उसमें भी इसका जिक्र किया था। इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें तो यहाँ इस इलाके में जो कोरिया प्रायद्वीप का इलाका है, यहाँ पे जापान, साउथ कोरिया और यूएस का बहुत अच्छा यहाँ पर गठबंधन है, और ये जो अस्थिरता बनी हुई है दक्षिण कोरिया में, इसका कितना फायदा चीन और उत्तर कोरिया उठाएंगे, और कितना इसका जो घाटा है वो इस अलायंस को होगा? देखिए, बहुत चिंता का विषय है ये इस अलायंस के लिए, क्योंकि जब अभी कुछ दिनों पहले जब इन्होंने मार्शल लॉ लगाया यूएन, उससे कुछ ही हफ्तों पहले बड़ा इंपॉर्टेंट ट्राइलैटरल समिट हुआ था जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में, जहां पर ये माना जा रहा था कि जो पुरानी परेशानियां थी जापान और साउथ कोरिया के बीच की, अमेरिका ने उसको रिजॉल्व करने की बहुत बड़ी पहल करी, और एक तरह से तीनों देश एक साथ इकट्ठे होकर सामने आए, क्योंकि वहां पर उनको लग रहा है कि चीन और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो इस समय एक रिलेशनशिप बन रहा है, और नॉर्थ कोरिया जो इस समय एक तरह से अपने आप को ग्लोबल पावर के रूप में देख रहा है, क्योंकि उसके सोल्जर्स जो है, उसके सैनिक जो है वो रशिया में लड़ रहे हैं रशिया के साथ। तो एक तरह से जो नॉर्थ कोरिया का प्रोफाइल है वो बढ़ रहा है, और जो साउथ कोरिया जो इतना प्रॉस्परस है, इतना इकोनॉमिकली रोबस्ट देश है, वहां पर इस तरह की परेशानी बनी हुई है। तो कहीं पर अमेरिका को ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से वो भी इसमें कुछ कर पाएगा या नहीं, क्योंकि अमेरिका के लिए ये बड़ा एक सेटबैक है, अमेरिकन पॉलिसी के लिए सेटबैक है, और हिंद प्रशांत के लिए भी, स्टेबिलिटी के लिए भी बड़ा सेटबैक है, क्योंकि साउथ कोरिया ने हमेशा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उसको स्टेबल बनाने में एज ए मैच्योर डेमोक्रेसी। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के सामने रखी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और यहाँ पर वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को खत्म करने का, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार। भारत ने तिब्बत में यारलुंग जांगबो नदी पर जल विद्युत बांध बनाने की चीन की योजना के बारे में बीजिंग को अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। ये नदी ब्रह्मपुत्र के रूप में तिब्बत से भारत की ओर बहती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीनी पक्ष से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी के निचले देशों के हितों को ऊपरी क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों से नुकसान न पहुँचे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन ने अपने होतान प्रांत में 2 नए काउंटी की घोषणा की है जो लद्दाख के हिस्से में है, इसलिए भारत ने चीन के समक्ष गंभीर विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर चीन के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया। नए काउंटी के गठन से भारत के रुख पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही चीन के अवैध और जबरन कब्जे को वैधता मिलेगी। 2019
अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में नए साल के जश्न के दौरान भीड़ में ट्रक घुसाकर 14 लोगों की हत्या करने वाले पूर्व अमेरिकी सैनिक शमसुद्दीन जब्बार को लेकर FBI ने खुलासा किया है। उसने हमला अकेले ही किया था। जब्बार आतंकी संगठन ISIS से प्रभावित था। वहीं लास वेगास में ट्रंप टावर के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक विस्फोट में मरने वाले की पहचान भी अमेरिकी सैनिक के रूप में हुई है। हालांकि लास वेगास की घटना को अभी तक आतंकी घटना नहीं माना गया है। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बरोट ने सीरिया की राजधानी दमिश्क का दौरा किया और कहा कि वो सीरिया के साथ एक नया रिश्ता बनाना चाहते हैं। दोनों नेताओं ने सीरिया के विद्रोही नेता अहमद अल शरा से भी मुलाकात की और शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन का आग्रह किया। 8 दिसंबर को दमिश्क पर विद्रोहियों के नियंत्रण के बाद दोनों सीरिया का दौरा करने वाले यूरोपीय संघ के पहले मंत्री हैं। गजा में हमास के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान जारी है। गजा के कई इलाकों में इजराइल ने हवाई और जमीनी हमला किया है। इसमें कई लोग मारे गए हैं। वहीं इजराइल ने मध्य गजा से इजराइल की ओर दागे गए एक रॉकेट को मार गिराने का दावा किया है। इस सबके बीच गजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर आगे बातचीत के लिए सभी पक्ष और मध्यस्थता कर रहे देश कतर की राजधानी दोहा पहुँच रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के साथ 34 महीने पुराने युद्ध के नतीजे में निर्णायक हो सकते हैं और पुतिन को रोकने में मदद कर सकते हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र में रूस के प्रतिनिधि वसीली नेबेंजिया ने एक साक्षात्कार में कहा कि ट्रंप की टीम ने यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के अपने प्रस्ताव में रूस के लिए अभी तक कुछ भी दिलचस्प पेश नहीं किया है।